आखिरकार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 8 जून वो तारीख होगी जब शाम में 7 से 8 बजे के बीच नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और इतिहास रचेंगे, बराबरी करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, सूत्र जानकारी दे रहे हैं 8 जून की तारीख होगी जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, यही एनडीए की तैयारी। बिल्कुल रोमाना, एबीपी न्यूज़ ने कई दिन पहले ये जानकारी दे दी थी कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं तीसरी बार, और वो घड़ी आ गई है, समय आ गया है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 8 जून को शाम को 7 से 8 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज ही ये इस बात के लिए समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। जैसे आज मैंने पहले ही बताया कि 3 बड़ी चीज़ें आज हो सकती है। एक तो लोकसभा भंग करने के प्रस्ताव पारित किया गया कैबिनेट में, तो उसकी औपचारिक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाएंगे तो उस समय राष्ट्रपति को देंगे। और दूसरा, अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे कि जो 17वीं लोकसभा भंग हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है, तो वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और तीसरा, समर्थन पत्र, यानी कि एनडीए के घटक दलों से मिले समर्थन का एक समर्थन पत्र और नई सरकार के गठन के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये मुझे लगता है नीरज पांडे आगे आपको दर्शकों को ये जानकारी भी देनी चाहिए कि वो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति भवन से कितने बजे का मिला है इस मुलाकात के लिए, जिसमें नई सरकार के गठन को लेकर और इस सरकार के इस्तीफे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति से होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हार का साइड इफेक्ट एनडीए के खेमे में देखने के लिए मिल रहा है, और किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है मैं आपको ये बताती हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें और एनडीए जो है सिर्फ 36 सीटें ही इसमें हासिल कर पाया है। इसी को लेकर अब योगी सरकार के मंत्री हैं, नाम है धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने निशाना साधा है एनडीए के घटक दलों पर, जिसमें निषाद पार्टी से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक को कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं। सुनिए। मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, इस हार के पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए, कई कारण मैंने जो अनुभव किया है, पश्चिम से लेकर के और पूर्वांचल तक छोटी छोटी बैठकों में, जैसे हमारी सेक्टर की इकाई तक मैं गया हूँ और मंडल की इकाई तक गया हूँ, तो जो अनुभव किया है उसमें कई कारण हैं। एक कारण, सबसे बड़ा कारण मैं जो मानता हूँ वो कारण है संविधान और आरक्षण को जो विपक्ष ने मुद्दा बनाया और इसको जनता के बीच में लेकर के गए, उससे पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग हमसे गठबंधन की ओर गया है, हमसे छिटका है। इसका एक कारण है। दूसरा यह है कि बड़ा अति आत्मविश्वास, हम लोग विश्वास में रहे, कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं छोटी मायूसी हमें तो थोड़ी देखने को मिली। तो और आप मानते हैं कि अति आत्मविश्वास कारण रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कई जगह पे ये रहा है, लेकिन हमें हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो लक्ष्य दिया, हम उस पर कायम रहने चाहिए और परिश्रम भी हमें करना चाहिए। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे जो एलाइज हैं, इनके बड़बोलापन ने भी आपको डुबाया है? देखिए, कोई भी हो, चाहे वो हमारे गठबंधन के हों, चाहे गठबंधन के बाहर को हो, मेरा अपना मानना है कि पद की गरिमा के अनुसार हमें बयान देना चाहिए और उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि उनके स्वयं दोनों के, संजय निषाद जी और उनके ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे चुनाव हारे, तो उनके लिए एक अलग दल भी चला रहे हैं, हमारे हम गठबंधन का हिस्सा हैं, उनको और विशेष हमसे ज़्यादा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हम लोग तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे सहयोगी एनडीए में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता, उन्हीं पर अब निशाना साध रहे हैं। और इस सब के बीच जो उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए की जो दिल्ली में बैठक हो रही है उसके बारे में उन तक तो कोई जानकारी नहीं पहुंचाई गई है। सुनिए जरा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, क्या बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। अच्छा, क्यों? आप तो एनडीए के घटक दल हैं, बिल्कुल हैं। बाकी सब सारे पार्टीज पहुंची हुई हैं वहाँ पर, अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी गई हैं। संजय जी तो अभी यहीं हैं। संजय निषाद आप 2 लोग नहीं गए? सूचना नहीं है हम लोगों को। क्या वजह लगती सूचना ना होने? क्या सीटें हार गई है? अब उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। क्या लगता है, आप कॉन्फिडेंट थे? मैंने
घोसी में आकर के, मऊ में आकर के आपसे बातचीत की थी। आप कह रहे थे पूर्वांचल में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम चुनाव हारे हैं, अच्छा चुनाव चल रहा है। फिर गड़बड़ी क्या हुई, कहाँ पर चूक हुई? देखिए, 6वें और 7वें चरण में जो स्थिति हुई, पैदा हुई, विपक्ष के लोग संविधान को खतरे में बताकर जनता को वो समझाने में सफल रहे। हम लोग उनका जवाब देने में असफल रहे, जिससे बसपा का वोट बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सपा की तरफ हुआ है। उसी का खमियाजा। ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, एनडीए के सहयोगी हैं और कह रहे हैं एनडीए की जो दिल्ली में बैठक हो रही है, हमें तो जानकारी नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं। तो क्यों बुलाया जाए ओम प्रकाश राजभर को? उनका एक भी तो एमपी नहीं है जीता, बेटा लड़ा था वो भी हार गया। तो अब उनकी ज़रूरत क्या उस बैठक में? बैठक में उन दलों को बुलाया जाएगा जिनके सांसद हैं, क्योंकि एनडीए के बैठक दल की बैठक होगी, सांसदीय दल की बैठक, उसमें नेता चुने जाएंगे, तो बातचीत उसमें होगी। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में न 3 में है न 13 में है। अब वो मंत्री कब तक बने रहेंगे ये भी आपको देखिए कि योगी आदित्यनाथ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। योगी आदित्यनाथ का उन्होंने जिस तरह से विरोध किया था पिछली सरकार में और जितनी आलोचना और निंदा की, उसके बावजूद वो बीजेपी में उनकी वापसी हुई तो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की वजह से हुई। अब जो उनको डिलीवर करना था, ना तो घोसी उपचुनाव में डिलीवर कर पाए, दारा सिंह चौहान को जिता पाए, वो हार गई बुरी तरह से सीट बीजेपी, और ना ही लोकसभा चुनाव में डिलीवर कर पाए, तो उनकी उपयोगिता बीजेपी के लिए कोई खास रहे नहीं। तो मतलब एनडीए में उपयोगिता खत्म होती हुई नजर आ रही है ओम प्रकाश राजभर की। दिल्ली में एनडीए की बैठक में वैसे ही उनको न्योता नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश में भी अब एनडीए की जो शक्ल सूरत है बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के नतीजे बता रहे कि 2 तरह के कारण थे। एक, ओम प्रकाश राजभर जैसे अपनी जाति पे गुमान करने वालों को जनता ने परास्त कर दिया, जिनको ये लगता था कि हमारी जो जाति की गोलबंदी है उससे हम किसी को भी बनाव बिगाड़ सकते हैं। दूसरा जो मेरी समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को टच करना भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक था। ये एक नैरेटिव जो बना, वो नैरेटिव लोगों के दिमाग में बैठ गया कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। ये बात आप सही कह रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर को लेकर खासतौर से जमीन पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता था उसके मन में बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ऐसे लोगों की जरूरत ही क्या है जो जब चाहे तब पाला बदल लेते हैं और फिर भला बुरा कहते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस बात का जिक्र विनोद सर भी कह रहे थे, जो भाषा रही ओम प्रकाश राजभर की, वही भारी पड़ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेल पर बहुत सारे परजीवी जिंदा थे और वो अपने बीजेपी का वोट बैंक चाहते थे कि उनके दल को मिले, लेकिन उनका अपना आधार भी खिसक रहा था। एक दूसरी बात ये थी कि वो मना रहे थे कि बीएसपी का वोट बैंक खिसक कर इनके पास आ जाए, वो आया नहीं। बीएसपी का सारा वोट चला गया समाजवादी और कांग्रेस को। बड़ी खबर आ रही है, संजय झा जो हैं वो क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने, जरा सुना देते हैं आपको। सरकार बनेगी, एनडीए के साथ हम लोग हैं। बिहार में जनता ने इतने बड़ा मोहर लगाया है, हम लोग के डिसीजन पर इतना बड़ा विक्ट्री दिया है बिहार में, और फिर रेस्ट बाद में आप लोग आगे भी। हाँ, एब्सोल्युटली। ये संजय झा जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम कहीं और जा रहे हैं, एनडीए के साथ ही हैं। और जाहिर सी बात है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एनडीए के साथ मैंडेट मिलने पर कुछ आगे डिसीजन चेंज हो सकता है, जिस पर संजय झा ने कहा कि नहीं, हम साथ हैं एनडीए के और आगे भी बने रहेंगे। हम आज की मीटिंग में आधिकारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं, यानी कि जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उस पर पूर्णतः आधिकारिक तौर पर विराम लगाते हुए फिलहाल संजय झा नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त नीतीश कुमार के साथ पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। और 12 सांसद, 4 सीटें अपनी इस बार गंवाई है जेडीयू ने। हालांकि इस बार बिहार में कहा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है जेडीयू, और जाहिर सी बात है पलड़ा भारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या दबाव बनाने की भी कोशिश होगी बीजेपी पर। लेकिन फिलहाल संजय झा कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, ये बड़ी खबर है। संजय झा जेडीयू के नेता, संजय झा नीतीश कुमार के करीबी, संजय झा जब नीतीश ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ दोबारा आए तो माना यही गया कि यही संजय झा नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार, जिन्होंने ये पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट तैयार की। और वो संजय झा नीतीश कुमार के साथ पटना से उड़कर दिल्ली पहुंचे हैं, दावा बड़ा कर रहे हैं कि जेडीयू जो है वो मजबूती से एनडीए के साथ है। और इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में वो दिल्ली में बिहार भवन भी जाएंगे। वहां पर नीतीश कुमार के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो जरा दिखाते हैं आपको।
तो इस वक्त मैं बिहार निवास में हूँ और ये आपको ढोल ताशे नजर आ रहे होंगे और ये सभी समर्थक हैं जो इस वक्त झूम रहे हैं और ये खुशी है, ये जश्न है बिहार में जो एनडीए के 30 सांसद बनकर आज उनमें से कई हैं जो पहुंचेंगे बिहार निवास अलग अलग जगह पर और ये खुशी है एनडीए के जीते हुए सांसदों को लेकर। बिहार निवास के सामने की तस्वीर और ये देखिए ढोल ताशे के साथ तैयारियां हैं और ये तैयारियां किस लिए, कौन कौन यहाँ पहुँच रहा है? आज ही है, कौन कौन यहाँ पहुँच रहा है? हम तो एयरपोर्ट जा रहे थे भी। कहाँ गए आप लोग? और क्या प्रॉब्लम बता दीजिए क्या कहें? जी जीतन मांझी जी के स्वागत में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और उनका स्वागत के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उनका स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं। जी खूब मिठाइयाँ बनी, मिठाइयाँ बनी। हाँ बढ़िया। तस्वीर है ये देखिए जरा। तो आप सभी अभी एयरपोर्ट निकल? हाँ जी एयरपोर्ट जा रहे हैं मैम। हाँ जी। और क्या कहा गया है, कब तक रहने के लिए? ये अभी आधे घंटे के लिए वापस आ जाएंगे। आधे घंटे। हाँ जी। तो आप लोग पूरे दिन आज इसको ढोल बजाना है? हाँ जी मैम। बातचीत करने के लिए तो ये सभी ढोल बताशे लेकर ढोल ताशे लेकर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जश्न की तैयारियां चल रही है। थोड़ी देर में जीतन राम मांझी यहाँ पहुंचेंगे जो हम पार्टी से सांसद बने हैं, पहली बार जीत हुई है उनकी और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तमाम सांसद आज पहुंच रहे हैं। एनडीए और इंडिया की अलग अलग बैठक है लेकिन इस वक्त एनडीए के कार्यकर्ता इस वक्त बिहार निवास में है। एनडीए के खेमे में जबरदस्त खुशी है। एनडीए के पास बहुमत वाला वो आंकड़ा है सरकार बनाने वाला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडिया गठबंधन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। तो 24 चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, नंबर क्लियर है, एनडीए को बहुमत का आंकड़ा हासिल है, लेकिन सरकार बनाने के लिए गुणागणित जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा है और वो किस तरीके से किया जा रहा है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं जैनेंद्र से इंडिया गठबंधन नंबर के लिए कैसे कर रहा है मंथन। जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए इस सवाल के जवाब में हमें इंडिया गठबंधन के टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि 234 सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जाता है तो उनके 12 सांसद और नीतीश के नाम पर चिराग पासवान और मांझी भी आ जाएंगे, 17 ये सांसद हो गए। इसके अलावा शिंदे गुट के 4 सांसद जो हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। अजित पवार के जो एक सांसद हैं वो शरद पवार के साथ आ सकते हैं और इसके अलावा 4 निर्दलीय सांसद जो जीते हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से, दमन से एक निर्दलीय सांसद जीते हैं, लद्दाख से एक निर्दलीय सांसद जीते हैं, विशाल पाटिल महाराष्ट्र से की सांगली से निर्दलीय जीते हैं। ये चारों कांग्रेस के साथ आ सकते हैं और अगर ये सब आ गए तो फिर वाईएसआर के 4 सांसदों का सपोर्ट मिल सकता है, एमआईएम और बीजेडी के एक और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिल सकता है और इन सब आंकड़ों को अगर जोड़ दे रोमाना तो आंकड़ा जो है इंडिया गठबंधन का वो 268 तक पहुंच जाता है और फिर उम्मीद है कि विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर चंद्रबाबू नायडू भी साथ आ सकते हैं। तो एक पल के लिए इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में ये जो संभावनाओं का खेल होता है उसमें से ये एक संभावना है जिस पर अंदरूनी तौर पर फार्मूला बनाया जा रहा है, विचार चल रहा है कि क्या हम नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे सकते हैं। जब हमने ये पूछा कि नीतीश तो कुछ समय पहले ही आपको छोड़कर गए थे, इंडिया गठबंधन के एक आला नेता ने हमें कहा कि अगर बीजेपी ये लचीला रुख अपना सकती है कि नीतीश छोड़कर जाए फिर भी ले सकती है तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो संभावनाओं को लेकर के तमाम संभावनाओं को लेकर विचार चल रहा है। सारा खेल इस बात पर टिका हुआ है कि क्या ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है और राजनीति के अंदर जो संभावनाओं के द्वार हैं वो हमेशा खुले रखे जाते हैं हर परिपक्व राजनीतिक दल की तरफ से, हर परिपक्व नेता की तरफ से। और ऐसे में इस वक्त इसी राजनीतिक परिपक्वता की मिसाल पेश करने की कोशिश भी हर नेता की तरफ से की जा रही होगी और शायद इसी क्रम में ये एक तस्वीर है जो सामने आई है। जैनेंद्र, लौटूंगी आपके पास, तस्वीर देखिए जरा। और तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर है। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब सफर शुरू कर रहे थे तो आगे पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन बीच सफर में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अगल बगल की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर तो संदेश यही मिलता है, संकेत यही मिलता है कि इस सफर के दौरान दोनों नेताओं के बीच बात भी हुई होगी, क्योंकि ये वो सीट जिस पर तेजस्वी यादव को आप बैठे हुए देख रहे हैं, इस सीट पर तो नीतीश कुमार के साथ
संजय झा को बैठना था और उनको सफर करना था, और तेजस्वी यादव तो इस विमान में ठीक नीतीश कुमार के जो पीछे वाली सीट थी ना, उस पर बैठे हुए थे। जब पहले विमान में उड़ने से पहले दोनों नजर आए थे, लेकिन जब विमान उड़ा और दोनों हवाई सफर पर थे, तब ये सीट में तब्दीली हुई और संजय झा जो हैं वो तेजस्वी यादव वाली सीट पर पीछे जाकर बैठ गए और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ उनकी बगल वाली सीट पर बैठकर पटना से दिल्ली तक का ये सफर करते हुए नजर आए, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। इस सफर में बात क्या हुई, अब ये जानने की सबको दिलचस्पी होगी, उत्सुकता होगी। 24 चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार बनाने की कवायद तेज है। नंबर एनडीए के साथ है, बहुमत वाला जादुई आंकड़ा, लेकिन कोशिशें इंडिया गठबंधन की तरफ से भी की जा रही हैं और इसी की गवाही देती एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। दरअसल बिहार से एक विमान उड़ा और इस विमान में साथ सफर करते नजर आए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। बड़ी बात यह कि जब ये सफर शुरू हो रहा था तो तेजस्वी यादव पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, नीतीश कुमार आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, जब विमान ने उड़ान भर ली तो हवा में सीटों की अदला बदली हुई और किस रूप में हुई कि नीतीश कुमार की ठीक बराबर वाली सीट पर आकर तेजस्वी यादव बैठ गए। अब दोनों अगल बगल वाली सीट पर बैठकर पटना से दिल्ली तक का सफर तय कर आए हैं और जाहिर सी बात है, जब साथ साथ बैठेंगे तो कुछ बात तो होगी ही, और ऐसे में बात क्या हुई होगी, इसी को लेकर अब सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार ये सीट बदली क्यों। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, जब सफर शुरू कर रहे थे तब तो दोनों आगे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे प्रकाश, लेकिन अचानक से हवा में ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ठीक नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए, और जब बैठ ही गए तो फिर दोनों में क्या बात हुई, इसकी कुछ सुगबुगाहट है प्रकाश? कुछ दिक्कत आ रही है, प्रकाश को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी यही बात आ रही होगी कि आखिरकार ये सफर जिसकी शुरुआत जो है वो आगे पीछे वाली सीटों से हुई थी, अचानक से वो सीट पे अदला बदली क्यों हुई प्रकाश? प्रकाश कुमार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर में प्रकाश का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ पत्रकारों का पैनल है, क्या जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति का ऐसा चरित्र है, ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे दोनों खेमे उम्मीद लगाए रहते हैं हमेशा। जब नीतीश कुमार इंडिया के साथ थे तो बीजेपी वाले उम्मीद लगाए रहते थे। नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया जा रहा है तेजस्वी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कोई खुले तौर पर तो कोई परोक्ष रूप से, तो आखिर इसमें क्या करेंगे नीतीश? सवाल ये भी है कि क्या ये संयोग है या फिर दबाव की राजनीति है। मुझे तो ज़्यादातर दबाव ही दिखता है, और जिस तरह से वीडियो दिख रहा है, जिस फ्लाइट में मैं था, सामने में नीतीश कुमार बैठे थे और उनके ठीक पीछे तेजस्वी यादव बैठे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद तेजस्वी यादव ने शिकायत की कि उन्हें पाँव को सीधा रखने में दिक्कत हो रही है पीछे की सीट पर, तो वो आगे चले गए। लेकिन जो बताया जा रहा है, सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हुई और सीधे वो दिल्ली लौट गए। दिल्ली जैसे ही आए हैं उसके बाद से फिर ये चर्चा गर्म हो गई कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ बैठे तो क्या हुआ, क्या कोई राजनीतिक पहल हुई होगी। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करता है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है, उनकी पार्टी ने भी ये साफ कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करेंगे और एनडीए में ही रहेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि फिलहाल वो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या उनके बिना भी अगर सरकार बन जाती है, राष्ट्रपति उन्हें बुलाते हैं, पहला मौका देंगे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में वो इस तरह से बचना चाहेंगे कि कोई उनकी वजह से कहीं पर खींचतान हो या फिर से उनके ऊपर वो आरोप लगे जिसके चलते उन्हें फेमस किया गया था, और वो था पलटू।
तो ऐसे में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी आए, लेकिन बात तो अब दूर तक जाएगी क्योंकि तस्वीर तो सामने आ गई है। और इस बीच जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी सामने आए मीडिया के और वो ये कह रहे हैं कि आज ही एनडीए सरकार के लिए समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार की तरफ से सौंप दी जाएगी। जो दो घटक दल हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है, एक नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। नीतीश कुमार का क्या रुख होगा, क्योंकि अभी जब पटना से दिल्ली पहुंचे हैं तो तेजस्वी यादव के साथ में थे, कुछ चर्चा भी हुई है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने तो इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, अगर वो साथ में आते हैं तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केसी त्यागी जी हमारे साथ में है। त्यागी जी, इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश जी ने रखी थी, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश जी उधर भी जा सकते हैं, लगातार ये कहा जा रहा है। नीतीश जी ने जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने अपने फावड़े से उखाड़ के फेंक दिया उसको। वो नींव समाप्त हो चुकी है और हम दोबारा लौट करके वहाँ नहीं जाने वाले हैं। कोई रीजन नहीं है कि हम बैक टू इंडी हों। हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। मोदी जी के साथ रह कर के हमने चुनाव लड़ा है। बिहार की जनता ने हमें मैसिव मैंडेट दिया है। हम एनडीए में हैं, एनडीए में बने रहेंगे। लेकिन सर, चर्चा ये भी यहाँ तक भी हो रही है कि नीतीश जी को अगर प्रधानमंत्री पद का या डिप्टी पीएम का ऑफर मिल जाता है, तब भी क्या नीतीश जी कायम रहेंगे एनडीए में? जिस इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को कन्वीनर मानने से मना कर दिया था, वो कैसे प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा? ये सब लुभावने सपने। लेकिन सर, फिर भी चर्चाओं का जो है चर्चा होती रहती है। अगर मैं सिरे से खारिज करता हूँ, पुनः फिर खारिज करता हूँ, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। और सर, इस सब के बीच में जिस तरह से जो चर्चा ये चल रही है कि इंडी गठबंधन एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है। समर्थन वाली चिट्ठी भी आज सौंप दी जाएगी जेडीयू की तरफ से एनडीए के लिए। लेकिन सवाल ये कि एनडीए में और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि जेडीयू के खेमे से शामिल होंगे सरकार में, बाहर से समर्थन देंगे इस सरकार को। इसको लेकर कोई अपडेट प्रकाश? देखिए, ये बातें स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार जब मिलने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नतीजों के ठीक एक पहले, जिस दिन नतीजा आना था उसके ठीक एक दिन पहले, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि ये बातचीत स्पष्ट है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो किस तौर पे शामिल होंगे, कि क्या फॉर्मूला होगा, कितने सांसदों पर कितने मंत्री बनाए जाएंगे। क्योंकि पिछली बार उनके साथ ऐसा हादसा हो गया था 2019 में कि वो नीतीश कुमार जब पटना में थे तो उन्हें कहा गया था कि 2 मंत्री पद दिया जाएगा, और जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने 1 मंत्री पद दिया गया, ये हवाला देते हुए कि सिर्फ सांकेतिक अपने जितने भी सहयोगी दल हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन इस बार एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार दबाव बनाने में कामयाब भी होंगे और वो फॉर्मूला भी तय हो जाएगा जिससे कि न सिर्फ मंत्री पद बल्कि कौन सा मंत्रालय जेडीयू को मिलेगा ये भी नीतीश कुमार ही तय कर देंगे। तो ये सब कहने वाली बातें होंगी कि वो डिप्टी पीएम बनने के लिए या पीएम बनने के लिए इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे इसके कोई आसार नज़र फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा है। ये बात जरूर है। आप जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे लगता है जरा एक रिएक्शन लेंगे हम राखी जी। मतलब पिछला पुराना हिसाब किताब इस बार इस एनडीए सरकार में नीतीश पूरा कर लेंगे। हमें याद है पिछली बार जिस तरह से हम हिंदी में कहते मुंह फूला हुआ था, लेकिन इस बार 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 मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। केसी त्यागी जी को हमने सुना, संजय झा को हमने सुना, और संजय झा जो कि बीजेपी और जेडीयू में बातचीत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माने भी जाते हैं। तो फिलहाल तो इनका यही रुख लग रहा है, लेकिन जिस तरह से बगल में तेजस्वी यादव बैठ के चाचा भतीजे का सेंटिमेंट आगे कर रहे होंगे, वहाँ क्या गुत्थी है ये हमें देखना पड़ेगा। मतलब अभी भी कुछ गुत्थी है। माना ये जो जब हवाई जहाज में एक आए तो हवाई जहाज में क्या होता है, हवा में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट ने उनको ला दिया होगा। लेकिन नीतीश कुमार बहुत सजग है क्योंकि तेजस्वी बड़े खतरे हैं बिहार की राजनीति में। तेजस्वी के आने का मतलब नीतीश को खत्म हो जाना है। तो नीतीश कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी का वैसे उनको चिंता कभी नहीं रही। वो सोचते हैं जो जहाँ जाएंगे वहीं क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। और जिस तरीके से जमीन से जुड़े हुए नेता हैं नीतीश कुमार, ऐसे में हवाई ये सफर पर वो धरातल की हकीकत क्या है शायद उसको नहीं भूले होंगे। रोमाना जी, भारतीय राजनीति और विमान इन दोनों जगहों पर सीटों की अदला बदली बड़ी आसानी से हो जाती है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है,
और बार बार ये विषय आता है कि मंत्रिमंडल में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। जितना मेरा अनुभव है और जितना मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूँ, वो बिहार में दूसरा पावर सेंटर नहीं बनने देंगे। इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका कोई सहयोगी मंत्री बनेगा, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। मतलब ये नीतीश को ही नहीं गवारा होगा कि उनकी पार्टी का कोई नेता जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने। 24 चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब की बार सरकार बनाने के लिए किंगमेकर पर आकर अटक गई है बात। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेठी में स्मृति ईरानी को मात देने वाले कांग्रेस के नेता किशोरी लाल शर्मा अमेठी से दिल्ली पहुंचे और जब वो अमेठी से दिल्ली आए तो वो रायबरेली से, जो राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली है, राहुल गांधी का जीत का सर्टिफिकेट भी वो अपने साथ लेकर आए। दिल्ली में आकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, राहुल गांधी को रायबरेली से जीत का उनका सर्टिफिकेट सौंपा और साथ ही उन्होंने ये बताया एबीपी न्यूज को खास बातचीत में हमारे सहयोगी जैनेंद्र के साथ कि राहुल गांधी से उन्होंने गुजारिश की है कि रायबरेली की सीट से वो सांसद बने रहें, जिस पर जवाब में राहुल गांधी मुस्कुरा दिए। सुनिए खुद किशोरी लाल शर्मा की ज़बानी इस मुलाकात की पूरी कहानी। स्मृति ईरानी को हराने के बाद किशोरी लाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन्होंने गांधी परिवार से मुलाकात की है। किन किन से मुलाकात हुई सर? और आपकी जीत से, देश भर में जो प्रदर्शन हुआ कांग्रेस की जीत, उससे तो उत्साहित हैं ही लोग, खासतौर पे आपकी जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। क्या बात हुई गांधी परिवार से और अपनी जीत पर क्या? देखिए, गांधी परिवार का पहले तो मैं राहुल जी का सर्टिफिकेट लेके आया था, वो मैंने उनको हैंड ओवर किया, ठीक है। उसके बाद उनसे मार्गदर्शन लेना था क्योंकि मैं तो पहली बार जीता हूँ, तो फिर उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मैडम ने भी, प्रियंका जी ने भी, राहुल जी ने भी, ठीक है। तो यही इसी के लिए गया था। क्या मार्गदर्शन मिला परिवार से? एक तो मैडम ने कहा कि जैसे तुम जिस संभलनेस से काम करते थे अब उसमें और ज़्यादा वो करना है, तो उनका ये निर्देश था। प्रियंका जी का ये था कि फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना है, तो राहुल जी का था कि पार्लियामेंट में अच्छी परफॉर्म करनी है तुमको, ये तीनों का था। तो किशोरी जी, सांसद प्रतिनिधि आप लंबे समय से रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि होने में और अब सांसद होने में क्या फर्क महसूस होता है? देखिए, जो काम तब करता था अब वही काम तो करना है, ठीक है। अब ये है कि मेन है कि अब जनता की राय लेके काम करना है, ठीक है। पहले भी हम ऐसे ही करते थे, तो अब मैं उनके भी मन की बात सुननी है, ये नहीं कि मैं ही अपने मन की बात करूंगा, तो उनके भी मन की बात सुननी है, वही डिसीजन करेंगे। कितनी संतुष्टि का एहसास आपको हुआ जब जीत? नहीं, संतुष्टि तो थी मेरे को। देखो, कहीं पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इतनी लेक्चरिंग किया है तो मेरे को कभी ये तो नहीं लगा कि मतलब हम ये करेंगे, क्योंकि मेरे को डर जरूर था कि गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो मेरे को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन लोगों ने, गांधी परिवार ने मेरी आसान कर दी राह, जब उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बोला कि जस्ट लाइक इज अ फैमिली मेम्बर, तो राहें आसान होती गई। एक आखिरी बात पूछूंगा, राहुल जी वायनाड से भी जीते हैं और रायबरेली से भी जीते हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी वो रखने वाले हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हें रखनी चाहिए? देखो, मेरा तो निजी मतलब बात है कि वो उनको रायबरेली रखना चाहिए, बाकी फैसला आपकी मुलाकात हुई तो आपने उन्हें सर्टिफिकेट दिया रायबरेली का, तो आपने पूछा होगा कि ये आप परमानेंट? मैंने कहा कि भैया ये दिया, फिर यहीं रहना है। क्या कहा उन्होंने? हंसने लगे। नई सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है। मोदी 2.0 की विदाई। इस वक्त की बड़ी खबर ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं, इस्तीफा देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और इसके बाद फिर एनडीए की बैठक, जिसके बाद नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया जाएगा नए सिरे से। अभी आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से क्या अपडेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की जो कैबिनेट ने अनुशंसा की है, वो अनुशंसा पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि नई सरकार के गठन से पहले ये एक औपचारिक घटनाक्रम, एक औपचारिकता है, इसे पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, क्योंकि शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक होगी और एनडीए की बैठक में सभी दलों से समर्थन लिया जाएगा और समर्थन पत्र लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से और समर्थन पत्र सौंपेंगे और नई सरकार मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त राष्ट्रपति भवन वाले इलाके से ही हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, आपके पास क्या डिटेल्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले या फिर उनके साथ अमित शाह या राजनाथ सिंह, बीजेपी के जो अन्य वरिष्ठ नेता मंत्रिमंडल में शामिल थे वो भी नजर आ रहे हैं। अंकित
रोमाना इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने खड़ा हुआ हूं और राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि अकेले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री जो है वो जिस बात का जिक्र अभी नीरज कर रहे थे कि कैबिनेट को भंग करके जो ये 7वीं लोकसभा थी उसको भंग करने की मांग करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे ही वो भंग होगी उसके बाद में जिस बात का कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट्स भी जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रपति की तरफ से मुमकिन है ऐसा जो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये कहा जाता है कि जब तक नई सरकार जो है जिम्मेदारी नहीं संभाल लेती है तब तक आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाले। तो जैसे ही जो प्रधानमंत्री की तरफ से सरकार भंग करने का जो है जो चिट्ठी सौंपी जाएगी राष्ट्रपति की तरफ से कहा जाएगा कि आप नई सरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए ये भी जो है वो परंपरा का हिस्सा है कि जब तक अब नई सरकार का गठन नहीं होगा तब तक इसी जो सरकार रही है, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हीं को केयरटेकर पीएम के तौर पर राष्ट्रपति की तरफ से जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।